Dear students of 7th class, welcome back to my classroom. Students, today we have a topic and the topic is Little Girls Wiser Than Old People. छोटी बच्चियाँ ज़्यादा समझदार हैं than old people, यानी grown ups से बड़े लोगों से भी ज़्यादा समझदार हैं छोटी बच्चियाँ। अब यहाँ पर ये टाइटल ऐसा क्यों है ये हम जानेंगे while reading this text and the explanation also. तो उससे पहले हम ये देखें कि ये टेक्स्ट लिखा किसने है, ये स्टोरी किसके ज़रिए से लिखी गई, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी. लेट्स सी एंड यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 10. नाउ दिस इज़ योर टेक्स्ट एंड we are going to know about the author. The author of this text is, the author of this story is Count Lev Nikolaevich Tolstoy और लियो टॉल्स्टॉय. इसके ऑथर हैं काउंट लिव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय. टॉल्स्टॉय ये एक बहुत ही मशहूर नाम है. ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन. वो बहुत ही ग्रेट पर्सन है, ग्रेट थिंकर, अ ग्रेट फिलोसोफर, बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं. तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. लिव निकोलाइविच टॉल्स्टॉय और लियो टॉल्स्टॉय वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल द टाइम. ये हर वक्त के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने ही वक्त के ग्रेट ऑथर होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि ये हमेशा, जब तक दुनिया रहे तब तक ये हमेशा एक ग्रेट पर्सनालिटी ही रहेंगे. ही ऑथर्ड मेनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड फिलोसॉफिकल वर्क. उन्होंने कई सारी नॉवेल्स लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और उसके साथ साथ उनके बहुत सारे फिलोसॉफिकल वर्क्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं. His ideas on non-violence had influenced great men. उनके जो नॉन वायलेंस पर जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनके आइडियाज़ थे, जो उस वक्त के उनके थॉट्स थे, वो नॉन वायलेंस के थ्रू क्या सोचते थे, तो उनकी उस नॉन वायलेंस की सोच से बहुत से लोग उस वक्त मुतासिर थे, इंस्पायर्ड थे. तो उन इंस्पायर्ड लोगों में कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं? उसमें है महात्मा गांधी एंड मार्टिन ल्यूथर किंग. ये दो अजीम शख्सियात जो हैं, ये बड़े महान इंसान जो हैं, उस वक्त टॉल्स्टॉय की नॉन वायलेंस की सोच से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. इवन कि वो टॉल्स्टॉय से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे. जूनियर टॉल्स्टॉय रोट मेनी स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. जूनियर टॉल्स्टॉय ने अपने अर्लियर पीरियड में बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं. दिस इज़ वन ऑफ देम. ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये उसमें से एक स्टोरी है. However, this has a message for grown-ups too. उसके साथ साथ इस कहानी में बड़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया है, एक लेसन दिया गया है. वैसे भी टॉल्स्टॉय की जो स्टोरीज हैं उसमें हमेशा कोई ना कोई एक लेसन ज़रूर होता है जो हमें ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाला होता है. तो बिफोर टू स्टार्ट दिस लेसन, दिस रीडिंग, we have to know about the activity which is given here through warming up. What is given in this activity? It is given that form groups of 4 to 6. आपको 4 से 6 लोगों का एक ग्रुप तैयार कर लेना है. Each member should write at least 5 reasons why fights occur. तो हर मेंबर उस ग्रुप का एटलीस्ट 5 रीजंस लिखेगा, 5 वजूहात लिखेगा कि क्यों लड़ाइयाँ और क्यों झगड़े होते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर है कि 2 चिल्ड्रन वांट द सेम टॉय. 2 बच्चे एक ही खिलौना चाहते थे. अब जाहिर सी बात है जब दोनों एक ही खिलौना चाहते हैं तो दोनों लड़ पड़ेंगे और लड़ाई हुई. तो इस तरीके से हमको डिफरेंट रीजंस जो हैं वो बताने हैं कि क्यों लड़ाइयाँ होती हैं बड़ों में या फिर बच्चों में. पुट टुगेदर द डिफरेंट रीजंस रिटन बाय ऑल ग्रुप मेंबर्स टू मेक अ लॉन्गर लिस्ट. आपको क्या करना है, उस ग्रुप के तमाम जितने भी मेंबर्स ने अलग अलग रीजंस लिखे हैं उन तमाम को कलेक्ट करके लिस्ट बनानी है. नाउ ग्रुप 1 विल रीड आउट देयर लिस्ट व्हाइल अदर ग्रुप्स कंपेयर इट विथ देयर लिस्ट. अब ऐसे और भी ग्रुप्स होंगे, तो जब एक ग्रुप जो है अपने रीजंस पढ़ रहा होगा तो बाकी के जो ग्रुप मेंबर्स हैं, अदर ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, वो अपने अपने रीजंस को उसके साथ में कंपेयर कर रहे होंगे. मार्क द कॉमन आइटम्स एंड नोट डाउन द
न्यू वंस। आपको क्या करना है, उसमें जो कॉमन आइटम्स है, जो कॉमन रीजंस है उसको मार्कआउट करना है और जो नए रीजंस उसके अंदर में आए हैं उसको उस लिस्ट में ऐड करना है। Repeat the procedure with all other groups reading out their list. Now you will have a fairly long list of reason. अब क्या करना है, आपको सारे ग्रुप्स के पास में जितने भी रीजंस वाली लिस्ट हैं उनको मिलाकर एक कंबाइन लिस्ट बना लेनी है, बड़ी लिस्ट बना लेनी है जिसमें आपके पास में ढेरों रीजंस होंगे कि क्यों लड़ाइयाँ होती हैं। अब उसके बाद आपको आगे क्या करना है, आपको क्या करना है, classify the reasons into trivial and serious ones using the table below। नीचे जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, इस टेबल के थ्रू आपको उन सारे रीजंस को ट्राइवियल और सीरियस में क्लासिफाई करना है, बाइफरकेट करना है। अब ये ट्राइवियल क्या होता है, ट्राइवियल यानी उमूमी तौर पर जो आम तौर पर जो चीज़ें होती हैं ट्राइवियल कहलाती हैं। सीरियस, सीरियस यानी संजीदा, जिस पे हमको सोचना चाहिए, जिसके सॉल्यूशंस हमको ढूंढने चाहिए, दे आर द सीरियस प्रॉब्लम्स। अब हम यहाँ पर कुछ रीजंस देखेंगे जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो रीजंस देखते हैं। रीजंस, पहला रीजन है ही जेलसली डिस्ट्रॉयड माई प्रोजेक्ट। उसने जेलसली यानी हसद से, जलन से, यानी मेरे लिए वो अपने दिल में जलन रखता होगा, हसद रखता होगा, तो इस वास्ते उसने क्या किया, मेरे प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने जो भी प्रोजेक्ट सबमिट किया था उसको ख़राब कर दिया। तो अब ये जो रीज़न है, इसमें जाहिर सी बात है मेरे में और उसमें लड़ाई होगी। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो रीज़न है, ये जो रीज़न हमारे सामने है, तो ये रीज़न क्या ट्राइवियल है या फिर ये सीरियस है? तो आई थिंक दिस इज़ सीरियस वन। ये जो रीज़न है ये सीरियस है। क्यों सीरियस है? क्योंकि किसी के लिए दिल में हसद रखना, जलन रखना और उसके बाद में उसके काम को बिगाड़ना, दिस नॉट अ गुड थिंग। ओके, नाउ वी हैव अ सेकंड रीजन हियर। टू प्लेयर्स ऑफ द सेम टीम वांट टू बिकम द कैप्टन। दो प्लेयर्स, एक ही टीम के दो प्लेयर्स वांट टू बिकम द कैप्टन, मतलब वो दोनों भी कैप्टन बनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक टीम में एक ही कैप्टन होगा तो वो दोनों भी अपनी अपनी पोजीशन कैप्टन के तौर पर जाहिर कर रहे हैं, तो इसमें लड़ाई होगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जनरली बच्चों के दरमियान में या प्लेयर्स के दरमियान में आते ही रहते हैं। दे आर द आई थिंक ट्राइवियल रीजंस। वो कैसे रीजंस हैं? ट्राइवियल रीजंस हैं। इसमें कुछ वो खास बात सोचने वाली नहीं है। ठीक है भाई, दो प्लेयर्स हैं, दोनों अपनी अपनी जो है महारतें रखते हैं, अपनी अपनी स्किल्स रखते हैं, इसलिए वो दोनों भी दावेदार हैं। हो सकता है कि उनके दरमियान में लड़ाई भी हो जाए, लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, आसानी से उसको बदला जा सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, अ बॉय स्टोल मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बैग। एक लड़के ने अपने दोस्त के बैग में से पैसे चुरा लिए। तो आपको क्या लगता है ये कैसा रीज़न होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये ट्राइवियल है, ये उमूमी या आम तौर वाला रीज़न नहीं हो सकता, क्योंकि चोरी करना ये बहुत ही ख़राब काम है, ये बुरी बात है। इट्स अ सिन। अ बॉय स्टोल मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बैग। उसने अपने दोस्त के बैग में से पैसे चुरा लिए, यानी बिना उसकी इजाज़त के ले लिए, उसको बताया नहीं और यानी चोरी की। ये चोरी करना जुर्म है, गुनाह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कैसी है, ये सीरियस प्रॉब्लम है। उसके बाद फोर्थ रीज़न हम देखते हैं कि शी एट माई चॉकलेट विदाउट माई परमिशन। उसने मेरी चॉकलेट्स खा ली बिना मेरी परमिशन के, यानी मुझसे पूछा भी नहीं और मेरी चॉकलेट उसने खा ली। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्राइवियल रीज़न है। ये कभी भी हो सकता है कि आपस में हम इस तरीके की हरकतें कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द ट्राइवियल। उसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ वाला, ही यूजेज अब्यूसिव वर्ड ऑल द टाइम। वो हमेशा बुरे अल्फाज यानी गाली गलौच वाले अल्फाज जो है वो हमेशा इस्तेमाल करता रहता है। दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से जो है वो गंदे और भद्दे अल्फाज का जो इस्तेमाल किया जाए। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। दैट्स वाई दिस इज़ द रीज़न ऑफ सीरियसनेस। ये सीरियसनेस वाला रीज़न है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स वाला कि अ स्टूडेंट पुशेज एंड नॉक्स डाउन हिज फ्रेंड। एक लड़के ने या एक स्टूडेंट ने अपने दोस्त को धक्का दिया और उसको नीचे गिरा दिया।
अपने दोस्त को धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। दिस इज द ट्राइवियल रीज़न। ये कैसा रीज़न है? ये एक ट्राइवियल रीज़न है। तो आप लोगों को ये टेबल अपनी कॉपीज़ में ड्रॉ करना है और ये रीजंस लिखने हैं, जिसको बाइफरकेट करना है सीरियस और ट्राइवियल में। यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 रीजंस दिए हैं, आप इसमें और भी ज़्यादा रीजंस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना लेसन शुरू करते हैं। Now look at page number 11. There is your text. I'm going to read this text and you have to watch and listen very carefully and simultaneously I will explain. So आपको जो है बहुत तवज्जो के साथ में सुनना है, देखना है, और जो भी वर्ड्स बताए जाएंगे, मीनिंग्स बताए जाएंगे जो आपको मुश्किल लगते होंगे, तो आप जो है उसके मीनिंग्स अपनी बुक में ही नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। यहाँ पे ईस्टर का वर्ड आया, देखिए आप। ईस्टर क्या है? ईस्टर अ क्रिश्चियन फेस्टिवल एंड हॉलीडे दैट इज सेलिब्रेटेड इन मेनी कंट्रीज। ईस्टर एक ऐसा फेस्टिवल है जो क्रिश्चियन फेस्टिवल है और दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाता है। ठीक है। ईस्टर इज ऑलवेज अ संडे। ईस्टर जो होता है वो हमेशा संडे को ही होता है। ईस्टर मनाया जाता है 21 ऑफ मार्च से 25 ऑफ अप्रैल के बिटवीन। अब उस वक्त, उस ड्यूरेशन में फुल मून जब होता है तो उसके बाद जो पहला संडे आता है उस संडे को ईस्टर मनाया जाता है। यानी ईस्टर का त्यौहार जब भी आता है वो संडे का दिन ही होता है। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर इन द यार्ड्स ले स्नो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मार्च टू अप्रैल के बिटवीन आता है, इसलिए उस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है जिससे बर्फ़ पिघलती है। अब बर्फ़ जब पिघलेगी तो वो उसमें से पानी बहेगा। तो पानी कैसे बहता है? रिल्स की शक्ल में, स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ वाटर। पानी जो है वो छोटी छोटी नालियों की शक्ल में बहने लगता है। तो एंड रिल्स रन डाउन द विलेज, और छोटी छोटी नालियों की शक्ल में गांव से जो है वो पानी बहने लगा था। A large puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms. A large puddle. puddle कहते हैं स्मॉल पूल ऑफ वाटर को। यानी बारिश वगैरह जब होती है हमारे यहाँ तो हम देखते हैं कि अक्सर जो है वो पानी से गड्ढे या गड्ढे भर जाते हैं। तो जो पानी से भरे हुए गड्ढे होते हैं उनको हम puddles कहते हैं, जिसमें गदला या गंदा पानी होता है। A large puddle had run down from a manure pile into a lane. एक बड़ा सा पडल बन गया था। कैसे बन गया था? वो पानी कहाँ से आ रहा था? वो पानी आ रहा था एक मेन्योर पाइल से, यानी एक खाद का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। उस ढेर में से पानी रिस रहा था और वो पानी बहते बहते जो है वो 2 फार्म्स के बिटवीन जो लेन थी, यानी 2 खेतों के बीच में जो रास्ता था, ये जो जगह थी, जो स्पेस थी, तो उसमें वहाँ आकर वो पानी जम रहा था और वहाँ पर एक पडल क्रिएट हो गया था, एक गड्ढा तैयार हो गया था। एंड एट दिस पडल 2 गर्ल्स, वन ओल्डर देन अदर, हैड मेट। उस पडल पर कौन मिला? 2 लड़कियाँ, जिसमें से एक लड़की उम्र में दूसरी लड़की से बड़ी थी। had met. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. चूँकि ईस्टर का फेस्टिवल था इसलिए उनकी वालदा ने, उन दोनों की वालदाओं ने उन दोनों को नए कपड़े पहनाए हुए थे। द लिटिल गर्ल हैड अ ब्लू ड्रेस। छोटी वाली लड़की जो थी उसका ड्रेस का कलर जो था वो ब्लू था। एंड द एल्डर अ येलो वन विद अ डिज़ाइन। और बड़ी जो लड़की थी उसका ड्रेस येलो कलर का था, पीले कलर का था, विद अ डिज़ाइन, जिसमें डिज़ाइंस बनी हुई थी। बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड इन रेड कर्चीफ्स। बोथ हैड देयर हेड्स रैप्ड। रैप करना यानी लपेटना या बांधना या कवर करना। बोथ हैड देयर हेड्स, उन्होंने अपने सरों को ढांप के रखा हुआ था, कवर करके रखा हुआ था, बाय रेड कर्चीफ्स। कर्चीफ्स कहते हैं रुमाल या फिर किसी कपड़े के टुकड़े को, और वो कैसे थे? रेड कलर के थे, यानी लाल रुमाल से उन्होंने अपने सरों को ढांक रखा था। इस पैराग्राफ में आने वाले जो मुश्किल वर्ड्स हैं मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं। ईस्टर, ईस्टर की मीनिंग आपने देख लिया है।
उसके बाद में यार्ड्स, यार्ड्स कहते हैं जो घर के सामने जो थोड़ी बहुत जगह होती है जिसको हम आंगन वगैरह भी कहते हैं, तो उसको हम यार्ड्स कहते हैं। स्नो यानी बर्फ़, और रिल्स यानी छोटी छोटी पानी की नालियाँ या नहरें भी कह सकते हैं इसको। और उसके बाद में है मेन्योर, मेन्योर कहते हैं खाद को। मेन्योर, पाइल, पाइल का मीनिंग होता है हीप, हीप यानी ढेर, यानी खाद के ढेर को हम कहते हैं मेन्योर पाइल। उसके बाद में है पडल, पडल के मीनिंग तो आपको बता ही दिया कि स्मॉल पूल ऑफ वाटर, पानी का छोटा सा गड्ढा जो है उसको हम पडल कहते हैं। और उसके बाद है करचीफ, करचीफ कहते हैं रुमाल या फिर कपड़े के टुकड़े को। रेड करचीफ, लाल कपड़े का टुकड़ा या लाल रुमाल। आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च, चर्च में प्रेयर्स करने के बाद, चर्च में अपनी इबादत से फारिग होने के बाद, द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल, दोनों भी लड़कियां गईं पडल की तरफ। कहाँ गई? पडल की तरफ। वेयर दे शोड देयर न्यू गारमेंट्स, जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को अपने कपड़े दिखाए, अपने गारमेंट्स। गारमेंट्स बोले तो वियरिंग क्लोथ्स, ऐसे कपड़े जिन्हें हम पहनते हैं, दे आर कॉल्ड द गारमेंट्स। वेयर दे शोड देयर न्यू गारमेंट्स, जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को अपने नए नए कपड़े दिखाए। बच्चों में आदत होती है वो जब नए कपड़े पहनते हैं तो एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो मैंने कैसे पहना है, देखो मेरे कपड़े का रंग कितना अच्छा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इन टू ईच अदर एंड बिगेन टू प्ले, और उसके बाद वो दोनों खेलने लगी। दे वॉन्टेड टू प्लैश इन द वाटर, वो क्या करना चाह रही थी? उस पडल में जो वाटर था उसमें प्लैश करना चाह रही थी, उसमें जाना चाह रही थी, उन पानी में उतरना चाह रही थी। द लिटिल गर्ल स्टार्टेड टू गो इन टू द पडल, छोटी लड़की ने जाना शुरू कर दिया। छोटी लड़की जो है वो पानी में उतरने ही लगी थी। विथ हर शूज ऑन, लेकिन उसने जूते पहने हुए थे। बट द ओल्डर गर्ल सैड, लेकिन उस बड़ी लड़की ने कहा, क्या कहा? डोंट गो, मत जाओ। मलाशा, इसका मतलब ये हुआ कि मलाशा जो नाम है वो उस छोटी लड़की का है, क्योंकि कौन इसको पुकार के कह रहा है? बड़ी लड़की कह रही है कि डोंट गो मलाशा, मत जाओ मलाशा। तो नहीं जाने के लिए कौन कर रहा है? वो बड़ी लड़की कह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी लड़की है उसमें, उसका नाम मलाशा है। डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कॉल्ड यू। स्कॉल्ड करना यानी डांटना, फटकारना, या फिर बुरा भला कहना भी कहते हैं। तो बड़ी लड़की ने कहा कि डोंट गो मलाशा, योर मदर विल स्कॉल्ड यू, तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें डांटेंगी। आई विल टेक ऑफ माई शूज एंड यू डू द सेम। आई विल टेक ऑफ माई शूज, उसने कहा कि देखो मैं अपने शूज़ निकालूंगी, मैं अपने जूते उतार दूंगी। एंड यू डू द सेम, और तुम भी वैसा ही करना, यानी तुम भी अपने जूते उतार लेना। द गर्ल्स टुक ऑफ देयर शूज, दोनों भी लड़कियों ने अपने जूते उतार लिए। रेज देयर स्कर्ट्स एंड वॉक्ड थ्रू द पडल टुवर्ड्स ईच अदर, फिर उन दोनों लड़कियों ने अपने जूते उतार लिए। फिर जिस तरीके से हम पानी में चलते हैं तो अपने कपड़ों को इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर उठा के चलते हैं ताकि वो कपड़े गीले ना हो जाएं, तो उन्होंने कपड़ों को थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर वो पानी में उतरने लगी। एंड वॉक्ड थ्रू द पडल टुवर्ड्स ईच अदर, उतरने ही नहीं लगी बल्कि पानी में उतर गई और वो एक दूसरे की तरफ चलने लगी, मतलब एक दूसरे की तरफ आने लगी। दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ में आ रहे थे। मलाशा स्टेप्ड इन अप एंड हर एंकल्स एंड सैड, मलाशा स्टेप्ड इन अप टू हर एंकल्स एंड सैड, मलाशा ने देखा कि जब वो पानी में थी तो पानी जो है उसके एंकल से यानी उसके टखनों से ऊपर बढ़ रहा था, यानी ज़्यादा लग रहा था उसको, तो उसको डर लगा। उसने कहा कि इट इज़ डीपर अकुल्का, आई एम अफ्रेड। उसने बोला कि अकुल्का, ये पानी जो है गहरा लगता है, मुझे डर लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी बच्ची है उसका नाम अकुल्का है, छोटी लड़की का नाम मलाशा, बड़ी लड़की का नाम अकुल्का। तो अकुल्का को मलाशा ने यह कहा कि अकुल्का मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि पानी गहरा है। नेवर माइंड, शी रिप्लाइड, रिप्लाई करना यानी जवाब देना। उसने जवाब दिया कि नेवर माइंड, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इट विल नॉट बी एनी डीपर, उसने कहा कि ये कुछ ज़्यादा गहरा नहीं है। डीप गहरा और डीपर थोड़ा और ज़्यादा गहरा। कम स्ट्रेट टुवर्ड मी, उसने बोला कि तुम सीधे मेरी तरफ चली आओ।
टुवर्ड मी की तरफ, यानी मेरी तरफ चली आओ। कम स्ट्रेट टुवर्ड मी, मेरी तरफ सीधी चली आओ। दे केम क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब आ गए। अकुल्का सेड, अकुल्का ने कहा, मलाशा लुक आउट एंड डू नॉट स्प्लैश इट अप। अकुल्का ने कहा कि मलाशा ज़रा संभल के चलो, देख कर चलो, पानी मत उड़ाओ, यानी उस पडल में चलने से जो है वो पानी के छींटे उड़ने लगे होंगे। तो उसने कहा कि धीरे चलो, ज़रा ध्यान से देख कर चलो, पानी मत उड़ाओ, यानी स्प्लैश मत करो। बट वॉक सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो, आहिस्ता आहिस्ता से चलो, ताकि पानी एक दूसरे पर ना उड़े। She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and be spattered. She had barely said that, उसने, अकुल्का ने कहा ही था, मतलब उसके अल्फाज अभी ख़त्म होने के ही थे कि मलाशा ने अपना पैर जो है वो पानी में डाला, प्लम्प किया into the water and be spattered. Be spattered करना नहीं, be spatter करना ही नहीं, छींटे उड़ा देना, यानी छपाक से छींटे उड़ जाना, यानी पानी के छींटे या फिर मड या कीचड़ वगैरह के छींटे उड़ जाना। तो शी हैड बियरली सेड दैट, उसने कहा ही था, उसकी बात अभी मुकम्मल होने की ही थी कि मलाशा ने उस पर छींटे उड़ा दिए, उस पर जो है वो कीचड़ उड़ गया। अकुल्काज न्यू ड्रेस, किस पर जा गिरा वो पानी के छींटे और वो गंदे पानी के छींटे और जो मड था, वो कीचड़ था, किस पर जा गिरा? वो जा गिरा सीधे अकुल्का की नई ड्रेस पर। एंड नॉट ओनली हर ड्रेस बट आल्सो हर नोज एंड आईज, सिर्फ उसके कपड़ों पर ही नहीं गिरा बल्कि उसके नाक और मुंह पर भी, उसके नाक और उसकी आंखों पर भी वो गिर गया। When अकुल्का saw the spots on her dress, अब जाहिर सी बात है कि भाई पानी के, गंदे पानी के छींटे जब हम अपने कपड़ों पर देखेंगे, जब कपड़े मैले हो जाएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। अकुल्का ने जैसे ही देखा कि उसका ड्रेस गंदा हो चुका है, सॉइल्ड हो चुका है, मडी हो चुका है, तो शी ग्रीव एंग्री एट मलाशा, वो मलाशा पे जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, खफा हो गई उससे। एंड स्कॉल्डेड हर, और उसको बुरा भला कहने लगी। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ी। आप समझ गए होंगे कि क्यों दौड़ी। एंड वॉन्टेड टू स्ट्राइक हर, और वो क्या करना चाहती थी, उसको मारना चाहती थी। मलाशा वॉज फ्राइटेंड, मलाशा जो है बहुत घबरा गई थी, डर गई थी। एंड सीइंग व्हाट ट्रबल शी हैड कॉज्ड, और वो देख रही थी कि क्या ट्रबल, क्या खतरा उसने जो है वो पैदा कर दिया है, क्या खतरा जो है उसके सामने आ गया है। यानी उसकी उस हरकत की वजह से सारा मामला ख़राब हो गया था, सारी मीटिंग ख़राब हो गई थी और एक ट्रबल क्रिएट हो गया था। ट्रबल कहते हैं खतरे को। शी हैड कॉज्ड जम्प्ड आउट ऑफ द पडल एंड रेन होम, और वो सीधे पडल में से कूदी बाहर और सीधे घर की तरफ भागने लगी। अकुल्का's मदर पास्ड बाय, अकुल्का की वालदा जो थी, अकुल्का की माँ जो थी, वो वहीं से गुजर रही थी या वहीं से गुजरी। शी सॉ हर डॉटर्स ड्रेस बी स्पैटर्ड एंड सॉइल, उन्होंने अपनी बेटी के कपड़ों को देखा किस तरीके से वो गंदे हो चुके थे और सॉइल्ड हो चुके थे, यानी उसमें कीचड़ और मिट्टी लग चुकी थी। वेयर अकर्स्ड वन डिड यू गेट योरसेल्फ सो डर्टी, वेयर अकर्स्ड वन, कर्स कहते हैं बददुआ देना, और अकर्स्ड जिसको बददुआ दी जाए, या फिर ऐसे वर्ड्स जो हैं वो इनफॉर्मल स्पीचेस में कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है अकर्स्ड वन, यानी बैड चाइल्ड, यानी ख़राब बच्चे जो होते हैं, जो शरारती किस्म के होते हैं, उसको हम अकर्स्ड वन भी कहते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन इनफॉर्मल स्पीच टू शो एंगर, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो तब इस तरीके का हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो ये इनफॉर्मल स्पीच में होता है। तो उसने कहा कि वेयर अकर्स्ड वन, कहाँ हो तुम लानती बच्ची। डिड यू गेट योर सेल्फ सो डर्टी, क्या तुमने अपने आप को इतना गंदा कर दिया है। मलाशा हैज़ पर्पसली स्प्लैश्ड इट ऑन मी, उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि ये मैंने अपने आप को गंदा नहीं किया, बल्कि मलाशा ने जानबूझकर मुझे गंदा कर दिया है और मेरे ऊपर जो है ये कीचड़ उछाल दिया है। Akulka's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. अकुल्का की मम्मी ने क्या किया, मलाशा को पकड़ा और उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर, द नैप ऑफ द नेक, नेक के पीछे वाले हिस्से पर जोरदार चपत लगाई।
हर अ नॉक ऑन द नेप ऑफ हर नेक, मलाशा बिगेन टू हाउल। जैसी मलाशा को मार पड़ी, मलाशा जो है जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। एंड हर मदर रैन आउट ऑफ द हाउस। जैसे ही मलाशा की वालदा ने उसके इतने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी, वो अपने घर में से दौड़कर बाहर आ गई। वाई डू यू स्ट्राइक माई डॉटर? स्ट्राइक करना, हिट करना, मारना। तो उसने कहा, मलाशा की वालदा ने, कि तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा? यानी अकुल्का की माँ से वो कहने लगी कि तुमने मेरी बेटी मलाशा को क्यों मारा। शी बिगेन टू स्कॉल्ड हर नेबर। अब दो, जाहिर सी बात है, दोनों भी नेबर ही थे, दोनों पड़ोसी थे, तो दोनों भी जो है वो एक दूसरे को बुरे भले अल्फाज जो है वो कहने लगे। स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका जो है वो सेकंड पार्ट नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। अभी इस पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी रिलेवेंट कंटेंट है, वो हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, बुक में हमें जो मार्जिन एक्सरसाइज दी गई है, उसमें से हमने यहाँ लिखा है कि गैस द मीनिंग ऑफ, कि आपको मीनिंग्स गैस करने हैं। किसके मीनिंग्स गैस करने हैं? ये नीचे जो वर्ड्स देख रहे हैं आप, इनके मीनिंग गैस करने हैं। तो पहला वर्ड है हमारे पास में पडल, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आ स्मॉल पूल ऑफ वाटर, कि एक पानी का छोटा सा गड्ढा, उसे हम कहेंगे पडल। कर्चिफ्स, कर्चिफ्स पीसेज ऑफ फैब्रिक टू कवर द हेड, यानी सर को ढकने के लिए जो कपड़े के टुकड़े वगैरह होते हैं, उसे हम कर्चिफ्स कहते हैं, जिसे हम रूमाल भी कहते हैं। उसके बाद में बी स्पैटर्ड, इसके मीनिंग क्या है? स्प्लैश्ड वाटर और मड ऑल ओवर, चारों तरफ जो है वो मड, कीचड़ या फिर गदला पानी जो है वो उड़ा देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्प्लैश करना या बी स्पैटर करना। उसके बाद है लिसन एंड आंसर, आपको सुनना है और आंसर देने हैं। तो चूंकि आपने स्टोरी पूरी सुन ली है और समझ भी ली है, जहाँ तक हमने भी पढ़ा है, तो लिसन एंड आंसर। वाई डिड अकुल्का वॉन्ट टू स्ट्राइक मलाशा? अकुल्का मलाशा को क्यों स्ट्राइक करना चाहती थी, क्यों मारना चाहती थी? वाई डिड अकुल्का वॉन्ट टू स्ट्राइक मलाशा? अकुल्का मलाशा को क्यों मारना चाहती थी? मलाशा प्लम्ड हर फुट इनटू द वाटर, मलाशा ने अपना पैर पानी में डाला। तो प्लम के मीनिंग होते हैं स्लिप हो जाना, गिरना भी कह सकते हैं उसको हम, या फिर जो कास्ट करना, यानी उसमें डालना, पानी में पैर डाला। मलाशा प्लम्ड हर फुट इनटू द वाटर एंड बी स्पैटर्ड, और छींटे उड़ा दिए अकुल्काज न्यू ड्रेस एंड ऑल्सो हर नोज एंड आईज। उसने सिर्फ अकुल्का की ड्रेस को ही गंदा नहीं किया, बल्कि मलाशा की वजह से अकुल्का का ड्रेस, उसकी आंखें और उसकी नाक भी जो है मैली हो गई, यानी उस पर भी कीचड़ के छींटे उड़ गए। इसलिए जो है अकुल्का न्यू ड्रेस, अकुल्का ग्रीव एंग्री एट मलाशा एंड वांटेड टू स्ट्राइक हर। अकुल्का ये सब देखकर जो है बहुत गुस्से में आ गई और फिर इसलिए वो मलाशा को मारना चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड मलाशा रन होम? मलाशा घर क्यों भाग गई या घर क्यों दौड़ कर गई? क्यों दौड़ कर गई? इंसान कब दौड़ कर भागता है? जब कोई खतरा देख लेता है। तो मलाशा बी स्पैटर्ड अकुल्का एंड हर न्यू ड्रेस, मलाशा ने अकुल्का पर और उसकी नई ड्रेस पर कीचड़ उड़ा दिया, छींटे उड़ा दिए, पानी के गंदे पानी के छींटे उड़ा दिए, जिससे उसका ड्रेस मैला हो गया और अकुल्का भी जो है वो उस पर भी कीचड़ लग गया। अकुल्का ग्रीव एंग्री, अकुल्का जो है बहुत गुस्सा हो गई, खफा हो गई। स्कॉल्डेड हर, क्या कहा? बुरा भला कहा। किसको कहा? मलाशा को कहा। एंड वांटेड टू स्ट्राइक हर, एंड वांटेड टू स्ट्राइक मलाशा, और मलाशा को वो मारना चाहती थी। आफ्टर सीइंग दैट ट्रबल, अब मलाशा ने देखा कि अरे ये तो मामला बड़ा बिगड़ गया और खतरा सामने आ गया है। आफ्टर सीइंग दैट ट्रबल मलाशा जम्प्ड आउट ऑफ द पडल एंड रैन होम, मलाशा जो है वो पडल में से बाहर कूदी और सीधे अपने घर की तरफ भाग गई, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स यहाँ देखे, तो आप लोगों को वो सारे के सारे अपनी कॉपीज़ में लिख लेने हैं बाय टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। और वो जो कंटेंट थे, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेवेंट कंटेंट थे, इसके बाद की चीज़ें जो है वो हम अगले लेसन्स में देखेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।